तो इस बार हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नाराज़गी का श्राप झेल लें। लालू प्रसाद यादव भी इस बार जैसे बेटे को नहीं मना पाए, बड़े बेटे को, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का तो काम करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं नहीं, तेज प्रताप यादव की कोई औकात नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके अंदर दिमाग है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बिना दिमाग का बुद्धिविहीन व्यक्ति ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसमें दिमाग होगा वो तो कम से कम समझ लेगा, लेकिन बिना दिमाग का अगर व्यक्ति है और अपनी करने वाला व्यक्ति है, अब जैसे आपने बताया थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, तो अगर ये छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लेते हैं तो छोटी छोटी शक्तियाँ मिलकर ही एक बड़ी शक्ति बन सकती है। जैसे आप बात कर रहे हैं ओवैसी के, यहाँ ओवैसी ने खुद लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर जाकर के, ओवैसी के जो सिपाही हैं वहाँ पर, और अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान ने वहाँ पर जाकर के ये मांग की थी कि हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें आप सीटें मत दीजिए, लेकिन हमें आप गठबंधन का। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, बिहार में चुनाव है और बड़ी राजनीतिक उठापटक हो रही है और अब थर्ड फ्रंट की भी बात हो रही है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और तेज प्रताप यादव और बहुत सारे लोग शामिल होने की बात उनकी चल रही है। कैसा सोचते हैं आप? देखिए, इस बार लालू प्रसाद यादव की और तेजस्वी यादव की स्थिति वो है जैसे एक समय में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की स्थिति थी। यहाँ पर भी जैसे चाचा भतीजों का विवाद हुआ, हालांकि पारिवारिक विवाद था, लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा और कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए थे और चुनावी नतीजे इनके विपरीत नजर आए थे। इसी तरीके से बिहार की राजनीति में भी इस बार ये पारिवारिक लड़ाई है और पारिवारिक अंतरकलह अगर निकल करके बाहर आ जाए और वो चुनाव से पहले समेट ली जाए तो बेहतर होता है। लेकिन अंतरकलह चल रही हो और उसी बीच चुनाव आ जाए तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है पार्टी को। तो इस बार हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव की नाराज़गी का श्राप झेल लें। लालू प्रसाद यादव भी इस बार जैसे बेटे को नहीं मना पाए, बड़े बेटे को, तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का तो काम करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं नहीं, तेज प्रताप यादव की कोई औकात नहीं है, अभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही उनके अंदर दिमाग है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि बिना दिमाग का बुद्धिविहीन व्यक्ति ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसमें दिमाग होगा वो तो कम से कम समझ लेगा, लेकिन बिना दिमाग का अगर व्यक्ति है और अपनी करने वाला व्यक्ति है, अब जैसे आपने बताया थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, तो अगर ये छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लेते हैं तो छोटी छोटी शक्तियां मिलकर ही एक बड़ी शक्ति बन सकती है। जैसे आप बात कर रहे हैं ओवैसी के, यहाँ ओवैसी ने खुद लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर जाकर के, ओवैसी के जो सिपाही हैं वहाँ पर, और अख्तरुल ईमान है, अख्तरुल ईमान ने वहाँ पर जाकर के ये मांग की थी कि हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें आप सीटें मत दीजिए, लेकिन हमें आप गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए, हमें आप अपनी मुँह मांगी कोई ना मंत्रालय चाहिए, ना हमें आपका कोई भी सरकार के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन कम से कम आप गठबंधन का हिस्सा बना लीजिए और हमें 6-7 सीटों पर लड़ने की आप अपने साथ में अनुमति दे दीजिए। लेकिन वो भी ठुकरा दी गई। अब वो भी उधर से ठुकराए हुए लोग हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं रास्ता देख रहे हैं। तो रास्ता अगर उनको मिल रहा है तेज प्रताप यादव का, तो भले ही वो चुनाव ना जीत पाएं, भले ही तेज प्रताप यादव साबित ना कर पाएं कि वो भी चुनावी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी राजनीतिक पार्टी को चला रहे हैं, भले ही जो रावण है, चंद्रशेखर रावण का जनाधार वहाँ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जीत भी नहीं पाए तो हराने का तो काम कर सकते हैं। और यही काम हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। हराने के लिए तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, आप जो वहाँ पर अभी लागू हुआ था मतदाता सूची को सही करने का एसआईआर वाला मामला, उसकी आप बात कर सकते हैं। और साथ ही मतदाता सूचियों में गड़बड़ी सबसे बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें तो फैक्टर होंगी, लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण करें और देखें कि राजनीतिक पार्टियां इस समय कहाँ पर खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तो हैं ही, और वो तो ऐलान भी कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के किसी कार्यकर्ता की जो है उसे टिकट नहीं दिया प्रशांत किशोर ने, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि मेरे 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 2 करोड़ मैं खर्च कर चुका हूँ, दुनिया भर का मेरे पास सामान रखा हुआ है, मैंने बहुत सारे बैनर पोस्टर छपवा लिए हैं और मुझे टिकट नहीं मिला, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से तो बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया लेकर के टिकट बांट रहे हैं, और ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ इसीलिए बन रही हैं, इनका मकसद जीतना नहीं होता, इनका मकसद हराना होता है। अब ये किसके पाले में बैठ जाते हैं, इनका ऊँट किस करवट बैठता है, ये उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और विपक्ष को हराने का काम करते हैं। अगर यही आप बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जब ये आम आदमी पार्टी के साथ हुआ करते थे या कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते थे। आज कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का अगर समर्थन करते हैं तो ये राजद को और कांग्रेस को हराने का, यानी इंडिया गठबंधन जो, उसको हराने का काम करेंगे। तो इनकी भूमिका
से अभी तो इनको उभरना पड़ेगा, कम से कम 2-3 चुनाव लग जाएंगे। अच्छा, ये भी तो कहा जा सकता है कि ये अपनी पर्सनल राजनीति कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में भी तो वो यही काम करते थे ना, बिजनेसमैन तो लोगों को जिताना, लोगों को हराना। भाई इनको जो जाना जाता अब है, हो सकता है वो बिजनेस का सिलसिला ही हो, ये उसका ही पार्ट हो। देश के अंदर इनको जो जाना जाता है वो व्यावसायिक तौर पर जाना जाता है कि ये जो काम करते हैं स्ट्रेटेजी मेकर का काम करते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करके देते हैं, अपने लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भी तो हो सकता है कि ये रणनीति हो किसी के लिए। बिल्कुल स्ट्रेटेजी इनकी अपने लिए नहीं बनती है, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और अपने मफाद के लिए ही ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। और जिस तरीके से इनकी स्ट्रेटेजी का, इनकी रणनीति का हिस्सा होता है, सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर शामिल होती हैं, ये इनका चुनाव लड़ना भी उसी रणनीति का, उसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। लोगों को चुनाव के बाद ये बात साफ पता लग जाएगी। और सीधी आप बात देखिए, राघोपुर से ही आपने दहाड़ क्यों मार दी? जबकि मैं मानता हूं और राजनीतिक विश्लेषक जो और लोग हैं और मेरा विश्लेषण भी ये कहता है कि इनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां दहाड़ मारी। इसका मतलब साफ है कि ये किसी एक ऐसी पार्टी के सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी है। और मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि वो जदयू और भारतीय जनता पार्टी है, उन्हीं के साथ में मिलकर उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन करके ये काम कर रहे हैं। वरना जो इनके जो और लोग थे, साथी थे, आप देखिए हम वालों को, जो हम वाले हैं वहाँ पर जीतन राम मांझी, उन्होंने बहुत सारी सीटों की डिमांड की थी, लेकिन 6 सीटें आई तो उनके सुर बदले हुए नजर आए। फिर अचानक से क्या हुआ, उसी दिन उनके सुर फिर चेंज हो गए। तो जितनी चाबी टाइट करी जा रही है, जितना पेंच कसा जा रहा है, उतनी आपको यहाँ पर सामने रणनीति, जितनी चाबी भरी राम ने इतना चले खिलौना। बिल्कुल। तो ये सब खिलौने मात्र हैं राजनीति के, और प्रशांत किशोर कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को ये समझना चाहिए था। और साथ ही इंडिया गठबंधन की एक बड़ी कमी है, एक बड़ी उनकी जो है भूल है, उस भूल का वो खामियाजा भुगतेंगे। एक तो लालू परिवार अपने बेटे को नहीं समझा पाया चुनाव से पहले, दूसरी भूल उनकी ये है इंडिया गठबंधन की पूरे, कि वो SIR पर या चुनावी मतदाता सूची पर सही कराए बिना इलेक्शन के लिए राजी हो गए। बिल्कुल, SIR पे बिगर सहमति के वो इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हो गए। इसका नुकसान कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।